Welcome, viewers. Today, we will start with chapter electricity. Before we start this chapter electricity, we will see what is electricity and why it is important for us to study. Electricity सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें पढ़ने क्यों, हमें ज़रूरत क्या है उसके बारे में जानने की. सबसे पहले हम उसके बारे में पता करेंगे. उससे पहले एक बार हम जरा गो थ्रू कर लेते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है वो हम रियल लाइफ में ऑब्जर्व कैसे करते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है. तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ है, हम सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे आप ये इलेक्ट्रिक बल्ब देख पा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है. ये तो एक एग्जांपल है. आप क्या देख पा रहे हैं, आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और इसमें आपकी क्या हो रही है, करंट फ्लो कर रही है, तो ये ग्लो कर रहा है, ठीक है. अब ये जो ग्लो कर रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब, ये किस वजह से कर रहा है कि किसी ना किसी टाइप की कोई एनर्जी है. क्या है, किसी ना किसी टाइप की कोई एनर्जी है आपके पास जो इसको ऑपरेट कर रही है. क्योंकि आपको ये बात पता है कि जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई नहीं करते तो ये ग्लो नहीं करता है. इट मीन्स देयर इज डेफिनेटली सम काइंड ऑफ एनर्जी by which this electric bulb is glowing. So that energy is electric energy. वो एनर्जी कौन सी है आपके पास, वो एनर्जी है आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है. अब बात है कि ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये है क्या हमारे पास. देखो आपके पास ना बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हैं. क्या है, वेरियस. In real life we have various types of एनर्जी सोर्सेज. हमारे पास बहुत टाइप के एनर्जी सोर्सेज हैं जिनमें आपके पास फॉसिल फ्यूल हो सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी हो सकती है, थर्मल एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है. वी हैव वेरियस टाइप ऑफ एनर्जीज, बट वी हैव अ डिफरेंट डेडिकेटेड चैप्टर इन आवर क्लास 10th CBSE for this discussion of those type of energy sources. So here strictly we will stick our discussion with the electricity only. So if we talk about electricity, then why it is so popular. If we see around us in our homes, in street, in industries, in malls, wherever you go, you will observe that almost 80 to 90% things are being operated by electricity. 80 से 90% तक चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रन हो रही हैं, और बाकी की ऐसी हो सकती हैं कि भाई वो आपके पास कोल से या फिर फ्यूल से, डीजल से, पेट्रोल से, उन चीज़ों से चल रही है. तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. क्योंकि जिस चीज़ को आप इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, घर में, हर जगह, तो आपको पता होना चाहिए यार उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, उससे हमें कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है, एंड ऑल दैट. ओके, अब इससे पहले हम देखेंगे कि व्हाई टू चूज इलेक्ट्रिसिटी एज ए फ्यूल. व्हाई इलेक्ट्रिसिटी एज ए फ्यूल कह सकते हैं, फ्यूल कहना थोड़ा गलत होगा, तो क्या कह सकते हैं, एनर्जी. व्हाई टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज एनर्जी. इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है आपके पास, वो आपके पास पॉइंट है इजी ट्रांसमिशन. क्या है, इजी ट्रांसमिशन. देखिए इजी ट्रांसमिशन से मतलब है कि जहां पे आपकी पावर जनरेट हो रही है वो कहां पे हो रही है, वो थर्मल पावर प्लांट में हो रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो रही है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हो रही है, और उसके बाद वो हमारे घर में, इंडस्ट्रीज में आ रही है. तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट मीडियम की ज़रूरत नहीं है. मतलब ऐसे आपको ट्रक, ट्रेन या उस तरह की चीज़ नहीं चाहिए. आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक पोल्स लगाने हैं, और इलेक्ट्रिक पोल के साथ साथ आपको क्या लगानी है, 3 वायर्स लगाते हैं हम, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है. दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, नो स्टोरेज रिक्वायर्ड. क्या है, नो स्टोरेज रिक्वायर्ड. आपने कभी घर में ऐसे नहीं सुना कि भाई मेरे को ना एनर्जी, लाइट स्टोर करनी है, भाई लाइट आ गई है इसको स्टोर कर लो ताकि जब ज़रूरत होगी तो इसको यूज़ कर लेंगे. तो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आपके घर पे, तभी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है,
पहुंच जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे हम स्टोर करते हैं तो वो एक अलग काम है, पावर ग्रिड वगैरह पे एनर्जी स्टोर होती है, तो वो हमारे सिलेबस का कंटेंट नहीं है, तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो घर पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है स्टोर करने की। अब आप ये मत कहना कि इलेक्ट्रिक जो बैटरी होती है हमारे पास, जो इन्वर्टर के नीचे रख के हम यूज़ करते हैं, वो एक अलग पर्पज़ है। वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ही स्टोर करती है, और जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं होती है, मतलब मेंस में सप्लाई नहीं आ रही है, तब वो वापस इन्वर्टर की हेल्प से आपको एसी प्रोवाइड करती है। चलिए, थर्ड चीज़ है कि ऑलमोस्ट पोल्यूशन फ्री यूज़। इसका जो यूज़ है आपके पास वो क्या है, ऑलमोस्ट पोल्यूशन फ्री है। क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी से हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उससे ऐसा नहीं होता कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इस तरह की जो हमारे पास हार्मफुल गैसेज हैं कि वो निकल रही हैं। फ्रिज और एसी के केसेस में CFCs वगैरह जरूर निकलते हैं, बट वो तो अगर आपको ऑपरेट करने हैं तो वो तो निकलेंगे ही। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, and due to these advantages, electricity is used as most prominent form of energy. अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कौन से मटेरियल्स हैं, क्या हैं, कौन से मटेरियल्स होंगे, और उनको हम क्लासीफाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान में रखते हुए कि भाई कौन सी चीज़, किस टाइप का मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी में कैसे हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई हमारे पास वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में आएगा आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन। फिर ओम्स लॉ को अप्लाई करने के अलग अलग तरीके डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट, करंट आपके पास बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट होता है आपके पास, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हीटिंग इफेक्ट। उसके बाद उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक रोड है, इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटर है, गीज़र है, उनके बारे में पता करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, आपके पास जो बल्ब वगैरह रहते हैं, कोई भी अप्लायंस होता है उसके ऊपर पावर मेंशन रहती है, उसके बारे में पता करेंगे। रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, रेटिंग से मतलब है कि वो कितने वोल्ट का है, कितनी वॉट का है, कितने किलोवाट का है। उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास वोल्ट मीटर, एमीटर, इन सब के बारे में पता करेंगे हम। सो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये तो एक ओवरव्यू हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को आप ऐसे समझिए, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी में मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ। आपको दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी आपके पास, अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं तो दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे पास। एक होता है आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो क्लास 8 वगैरह में आपने पढ़ा होगा साइंस में कि अगर आपके पास सपोज करो एक कॉम्ब है, और कॉम्ब को अगर आप हेयर्स के अंदर बार बार फिराते हैं उसको, ठीक है, हेयर्स के अंदर रब करते हैं, और उसके बाद आप सडनली देखते हैं कि आप पेपर के पीसेस के पास उसको लेके जाते हैं, तो क्या करता है, वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा हमारे पास क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट के बारे में देखो आप, जैसे वाटर करंट होती है, एक कनाल है, रिवर है, ओके, उसमें पानी क्या है हमारे पास, फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ये वाटर करंट है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ होती है, चार्जेस। जब वो एक स्ट्रीम लाइन में फ्लो करते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, और उस इलेक्ट्रिक करंट को ही आप इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो बेसिस है, द बेसिस एज द चार्ज इज बेसिस ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। ऑल इलेक्ट्रिकल फिनोमिना से मतलब क्या है, आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात की, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात की, जो भी आप बात करेंगे उन सब का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट या जो मेन पार्ट है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, सो वी नीड टू नो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पे कितना चार्ज है वो आपको पता करना ज़रूरी है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात की, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपने किसकी बात की, कॉम्ब की। आपने किसकी बात की, हेयर कॉम्ब जो होता है आपके पास, हेयर कॉम्ब की बात की आपने।
और आपने हेयर्स की बात की, आपने पेपर पीसेस की बात की। किसकी बात की आपने? पेपर पीसेस की। तो इन सब में अगर आपने हेयर कॉम को जब तक हेयर्स के अंदर रब नहीं किया था, अगर यहाँ पे नो रबिंग, अगर आपने कोई रबिंग नहीं की तो कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं, लेकिन अगर आप कर देते हैं तो फिर वो पेपर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें किसका रोल है? ये ऐसा किस वजह से हो रहा है? चार्ज की वजह से। क्योंकि जब आपने क्या किया, कॉम को हेयर्स के अंदर रब किया, तो उसकी वजह से चार्जेस का ट्रांसफर हुआ। या तो इलेक्ट्रॉन आपके कॉम से निकल के हेयर्स में चले गए, या हेयर से निकल के आपके कॉम में आ गए, जिससे कि वो पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज हो गए, और उसकी वजह से ऑपोजिटली चार्ज्ड पेपर पीसेस को वो अट्रैक्ट करने लग गया। दिस इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए आपको पता होना चाहिए किसी बॉडी पे कितना चार्ज है। अब देखिए, चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं? कूलम्स में। पर जैसे हम देखते हैं कि हर चीज़ को मेजर करने की अपनी एक यूनिट होती है। पैसे को काउंट करने के लिए आपके पास रुपी है, डॉलर है, दिनार है, वो है। दूध है आपके पास, लीटर्स में आता है। आपके पास शुगर है, वेजिटेबल्स हैं, केजी में आते हैं, ऑल दैट। तो ऐसे ही चार्ज को मेजर करने के लिए भी आपके पास क्या है? कूलम। और कूलम का जो ऐसा यूनिट है, वही चार्ज का ऐसा यूनिट भी है कूलम। और ये उस साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने कि कूलम्स लॉ भी दिया था, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, वो उसी साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए कूलम्स में रखा गया। और उसका जो सिंबल है, कूलम्स का जो सी लेटर है, उसी को सिंबल भी बना दिया उसका। जैसे केजी का हमारा फर्स्ट होता है, किलोग्राम में से हमने केजी ले लिया, ऐसे करके। अब देखिए, अब हम लोगों को पता है कि चाहे हम कॉम की बात कर रहे थे, चाहे हम पेपर की बात कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ की, तो वो हर चीज़ क्या है? दैट एवरीथिंग इज मैटर, एंड मैटर इज जनरली मेड अप ऑफ प्रोटॉन। मैटर किससे बना होता है? एटम से। ठीक है, बीच में एक बात और लिख लो, मैटर किससे बनता है? एटम से। और एटम्स के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखिए, हर प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, और न्यूट्रॉन जो है हमारा वो चार्जलेस पार्टिकल है। अब देखिए, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻−19 सेम। बट डिफरेंस क्या है कि प्रोटॉन के केस में जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो प्लस में होगा, 1.6 इंटू 10⁻−19। और इलेक्ट्रॉन का जो आपका चार्ज होगा, दैट विल बी इन नेगेटिव, -1.6 इंटू 10⁻−19। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, और साइन के हिसाब से क्या है? एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव है आपके पास। अब देखिए, अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता। उसको आप कह सकते हो कि इसका सिर्फ मास होता है, चार्ज नहीं होता है। ओके, नॉर्मली अ बॉडी हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड इज देयरफॉर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो, जब भी आप क्या देखते हो रियल लाइफ में, हमने कहा कि भाई हर चीज़ क्या है? मैटर है, और मैटर किससे बना हुआ है? एटम से। और एटम्स आपके किससे बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब देखो, मान लो आपने किसी वुडन पीस को, या कोई वायर पड़ा हुआ है ऐसे एल्यूमिनियम का या कॉपर का वायर जैसे घर पे पड़ा रहता है, अगर आपने उसको टच किया तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा? नहीं। इलेक्ट्रिक शॉक तब लगेगा अगर वो कहीं इलेक्ट्रिक प्लग में आपका लगा हुआ है और उससे करंट फ्लो कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नॉर्मली हर टाइप के मैटर में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, जिससे कि मैटर की चार्ज न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो देखो कितनी कमाल की चीज़ है नेचर के अंदर। नहीं तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो बंदा हाथ लगा रहा है तो पता ही नहीं है किस चीज़ में करंट है किस में नहीं है, तो शॉक लगता है आपको। इन सर्टेन सिचुएशंस द बैलेंस ऑफ चार्ज मीन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो आप बात कर रहे हो, उस चीज़ को या तो वो डिसबैलेंस हो जाती है कई बार, या फिर हम इंटेंशनली करते हैं कि भाई करंट फ्लो करे, क्योंकि जब तक ये इम्बैलेंस नहीं होगा तब तक आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। अब देखिए, अब जो मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया था उसी से रिलेटेड एक दूसरा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसको, रियल लाइफ में भी आपसे पूछ सकता है कोई। व्हेन अ ग्लास रोड, आपके पास एक ग्लास की रोड है, या तो ग्लास की रोड ले लो जैसे, या फिर स्केल ले लो आप, थोड़ा ग्लास का स्केल है, थोड़ा सा मोटा हुआ आपके पास। जब आप उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, क्या करते हैं? सिल्क क्लॉथ लिया आपने, और जैसे साफ करते हुए करते हैं ना, ग्लास को साफ कर रहे हैं तो 2-3 बार उस पर रगड़ो उस क्लॉथ को, तो क्या होगा? सम इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड
फ्रॉम द ग्लास रोड टू द सिल्क, कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से निकल के किस में चले जाएंगे, सिल्क में चले जाएंगे। अब देखो अगर ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हुआ, उसका जो चार्ज न्यूट्रलिटी थी, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो इम्बैलेंस होगी आपकी। और उस इम्बैलेंस की वजह से क्या हुआ कि ग्लास रोड पे आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर्ड हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्लास रोड टू सिल्क। तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ग्लास रोड आपकी पॉजिटिव होगी, सिल्क आपका क्या हो गया, नेगेटिव। अब द सिल्क क्लॉथ विच गेन इलेक्ट्रॉन्स बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि सिल्क क्लॉथ ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं जो कहाँ से आए थे, ग्लास रोड से, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ग्लास रोड आपकी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो अब प्रोटॉन ज़्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इससे हमें पता क्या लगता है, एक चीज़ पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी चीज़ क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। अब देखो, अब अगर आप ग्लास रोड को किसी ऐसी चीज़ के पास लेके जाओगे जो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी दोनों। और अगर किसी ऐसी चीज़ के पास लेके जाओगे जो क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड है, तो फिर क्या होगा आपके पास, तो वो उसको